हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आपके सामने मैं आज में जो सम लाया हूँ वो एक्चुअली चैप्टर है एसी सर्किट्स का। एसी सर्किट्स आपने पढ़ा होगा, उसमें अलग अलग तरह के सर्किट्स होते हैं। आपका रेजिस्टिव सर्किट होता है, कैपेसिटिव सर्किट होता है, इंडक्टिव सर्किट होता है, एलसीआर सर्किट होता है। तो आपके सामने जो 2024 का जो क्वेश्चन है नीट का, वो है कैपेसिटिव सर्किट, मतलब सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर दिया हुआ है। तो इस पे आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपने देखा होगा कि मैं जब क्वेश्चन नीट का लाता हूं अलग अलग चैप्टर से लाता हूं। कई स्टूडेंट समझ सोचते होंगे कि इसका क्या रीजन है, से एक चैप्टर वाइज क्यों नहीं किया जाता है। इसका कारण ये है कि जब आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो वहाँ कोई चैप्टर वाइज तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वहाँ तो सब रैंडमली होता है। तब हम वो कैसे कर पाएंगे। नीट में जनरली स्टूडेंट को फिजिक्स लगता है सबसे डिफिकल्ट लगता है। कारण है प्रैक्टिस करने का तरीका गलत है। प्रैक्टिस करते समय एक बार आपका जब फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस हो जाए, अगली बार आपको अलग अलग चैप्टर से सम उठाना चाहिए और सम सॉल्व करना चाहिए। होगा तकलीफ स्टार्टिंग में क्योंकि आदत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपके ब्रेन को, देखिए सब कुछ यहाँ पे है, ब्रेन को जैसी आदत हो जाएगी तो आप इसका रिजल्ट आप देखेंगे अपने एंट्रेंस में। आपका ब्रेन तैयार हो जाएगा कि कैसा भी सम दो, रैंडमली दो, कोई भी चैप्टर से, तो आदत है भाई, कर लेंगे। आदत डालिए अलग अलग चैप्टर से प्रैक्टिस करने की, और इस तरह मैं भी अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन लाता हूँ। एक दूसरी बात मैंने देखा है, मेरे जैसे प्लेलिस्ट में सीईटी है, नीट है, जेईई मेंस है, जेईई एडवांस्ड है, मैंने देखा है सबसे इजी क्वेश्चन नीट का होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो पूछा जाता है एंट्रेंस में। तो मेरा आपको एडवाइस है, आपको अगर ये इजी, इतना इजी होने के बावजूद कई लोगों को डिफिकल्ट इसलिए लगता है फिजिक्स, तो मेरा आपका एडवाइस है कि एटलीस्ट आप सीईटी को, जेईई मेंस का भी क्वेश्चन देख लिया करिए। ऐसा नहीं है कि नीट में नहीं आया, आता है। थोड़ा सा लेवल हाई अगर आप देखेंगे ना, तो जब आप इजी आएगा आपके नीट पे तो आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। अगर आप सिर्फ इजी करेंगे तो फिर वो भी बाद में डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए चालू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। यहाँ पे है 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। अब कैपेसिटर आप जानते हैं सी होता है, कैपेसिटर सी 10 दिया है, मैंने 100 बोला, सॉरी 10 माइक्रोफैरेड है, 10 माइक्रोफैरेड which is 10 into 10 raised to minus 6, 10 raised to minus 5 फैरेड, ये आपका कैपेसिटर दिया हुआ है। आगे is connected to a 210 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स। ये सोर्स है, अभी सोर्स का भी सिंबल जानते हैं ना, ये एसी करंट का सोर्स है, एसी सर करंट। जो ये सिमिलैरिटी साइन है, ये मतलब ये कर्व है ना, आप जानते होंगे कि जो करंट, ये करंट या ईएमएफ रहता है एसी का, वो इस तरह से रहता है, उसका वेवफॉर्म ऐसा रहता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि यहाँ से स्टार्ट हो, मैं एक सिंपल बता रहा हूँ। तो ये जो आपको जो मेंशन किया गया है 210 वोल्ट, क्या होगा? कोई बोलेगा वोल्टेज होगा, कोई बोलेगा ईएमएफ होगा, लेकिन ईएमएफ तो होगा, लेकिन ईएमएफ में भी अलग अलग ईएमएफ होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए इसी सर्किट में। एक होता है पीक वैल्यू, एक होता है आरएमएस वैल्यू, और एक होता है इंस्टेंटेनियस। तीन तरह के होते हैं, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, पीक वैल्यू ईएमएफ एंड आरएमएस वैल्यू। अगर आपको सोर्स का कोई दिया हुआ है वोल्टेज और कुछ मेंशन नहीं किया है तो समझ लीजिए वो ERMS है, इट इज आरएमएस वैल्यू। मतलब आपको ERMS दिया गया है, ERMS इज इक्वल टू 210 वोल्ट्स, और 50 हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 50 हर्ट्ज, ये आपको दिया गया। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है भाई पिक वैल्यू करंट का सर्किट में नियरली कितना, नियरली अप्रोक्सीमेट, शायद अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया रहेगा उन लोगों ने चार ऑप्शन में, तो उन्होंने पूछा कि अप्रोक्सीमेट कितना होगा, पाई का वैल्यू बोला 3.14 है। अब आपको पूछा है पीक करंट, ध्यान से देखिएगा, पीक करंट, पीक करंट, पीक करंट का सिंबल होता है I0। अब जैसे मैंने कहा अलग अलग होते हैं, पीक होता है, आरएमएस होता है और इंस्टेंटेनियस होता है। अगर आपको मैं समझाऊं इस वेव से, वेव फॉर्मेशन से, या आप करंट ले लीजिए या ईएमएफ, व्हाटएवर, ई और आई कोई भी आप लीजिए, और यहाँ पे आपका टाइम होता है। तो एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आप करंट या ईएमएफ लेते हैं ना, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। ठीक, अच्छा, ये जो टॉप पे है और ये बॉटम पे है, ये जो वैल्यूज होता है ना, इसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू। मतलब ये आई करंट होगा तो आई नॉट होगा, और ईएमएफ होगा तो ई नॉट होगा। ये पीक वैल्यूज होते हैं टॉप पे और बॉटम पे ना, इसको हम लोग पीक वैल्यू बोलते हैं, जो कि आई नॉट या ई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब क्वेश्चन है कि सर आरएमएस क्या होता है? आरएमएस का देखिए फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। अब अगर मुझे पूरे एक साइकिल में, देखिए एक साइकिल यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म होता है, अगर पूरे एक साइकिल में मुझे पता करना है कि करंट कितना था,
तो टोटल आप एवरेज निकालेंगे तो 0 निकलेगा, है कि नहीं, क्योंकि आधा मैं पॉजिटिव है आधा नेगेटिव है। तब कैसे निकाला जाए एवरेज करंट? तो फिजिसिस्ट लोग ने इसका तोड़ क्या निकाला, बोला कि एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले स्क्वायर कर देंगे करंट को या ईएमएफ को, स्क्वायर कर दो। आपका पॉजिटिव हो कि नेगेटिव, आप स्क्वायर करेंगे तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। बोला स्क्वायर कर दो, आई का स्क्वायर कर दो और उसका रूट ले लो, तो आपको आई मिलेगा ना एवरेज, तो उसका नाम दे दिया आर। उसको डिवाइड भी किया था टोटल एवरेज, टोटल टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टी टाइम पीरियड 2 पाई है, जो भी एंगल से 2 पाई ले सकते हैं या टाइम पीरियड से, उससे डिवाइड किया तो जो उनको करंट मिला, या ये सेम थिंग उन्होंने ईएमएफ के लिए भी किया, ईएमएफ के लिए भी ईआरएमएस। तो उस क्वांटिटी करंट को या ईएमएफ को स्क्वायर करो, उसका रूट निकालो, तो वो आपको देगा आरएमएस। तो मैंने बता दिया कि मैं अपने जब भी अपना वीडियो डालता हूँ एफपीवाई की, उसका मैं सिर्फ फॉर्मूला देकर खत्म नहीं करता हूँ सर, मैं आपको वहाँ का कंसेप्ट समझाता हूँ। थोड़ा बहुत हो सकता है किसी को याद ना हो सकता है किसी ने ना किया हो, तो फिर इसलिए मैं पहले वो कंसेप्ट समझा देता हूँ और फिर सम को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या होता है थोड़ा पक्का हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे। तो मुझे चाहिए पीक करंट। अब देखिए करंट का फॉर्मूला, अगर ओम्स लॉ का बेसिक, हम लोग ओम्स लॉ की बात करेंगे तो क्या फॉर्मूला ओम्स लॉ का? ओम्स लॉ का बेसिक फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR। अगर आपको करंट चाहिए तो I इज इक्वल टू V बाय R, ये बेसिक फॉर्मूला हुआ, यहाँ की नहीं बात कर रहा हूं, नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला V बाय R। अभी V क्या है? वोल्टेज है। अब आप बोल रहे हैं कि हमको चाहिए पीक करंट I0। अगर मुझे पीक करंट चाहिए तो ऊपर जो V होना चाहिए वो RM, वो EMF होगा, V की जगह यहाँ पे EMF होगा, तो EMF हो जाएगा पीक EMF। अच्छा, अब क्वेश्चन है R। व्हाट इज R? R इज रेजिस्टेंस, या तो रेजिस्टर है ही नहीं इस डायग्राम में, रेजिस्टर नहीं, इस डायग्राम में क्या है? कैपेसिटर। कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो उसका सिंबल है XC। यू अंडरस्टैंड? फॉर्मूला लगा है ओम्स लॉ का, लेकिन जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पीक करंट पूछा है, तो पीक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा कैपेसिटर का, तो यहाँ पे होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। अब आप बोलेंगे सर E0 ने भी नहीं दिया है, XC भी नहीं दिया है, बराबर है, तो क्या हम ढूंढ सकते हैं E0 और XC? यस, हम ढूंढ सकते हैं। वी कैन फाइंड E0 एंड XC, दोनों का अपना अपना फॉर्मूला है। अगर आपको याद हो क्या रिलेशन है, अगर आपको याद हो रिलेशन क्या है भाई? रिलेशन जो पीक ईएमएफ का रिलेशन है E0 का, दैट इज √2 into ERMS। सेम करंट का भी यही है, I0 का भी यही है, √2 into IRMS, और E0 का भी वही है, √2 into ERMS। और व्हाट अबाउट XC? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC का फॉर्मूला 1/ओमेगा C। ओमेगा जो होता है 1/2 पाई f, ये तो आपने बहुत बार किया हुआ है, ये इसका फॉर्मूला है। तो देखिए हमको ये दोनों फॉर्मूला जो मिला है उसमें ERMS है, फ्रीक्वेंसी है, कैपेसिटेंस है। अब हमारे पास सब है, हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो I0 इज इक्वल टू √2 ERMS अपॉन 1/2 पाई FC। ये सब ऊपर चला जाएगा, √2 ERMS into 2 pi FC। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1.414 into ERMS है 210 into 2 पाई का वैल्यू उन्होंने लिया है 3.14, ठीक है ना, 3.14, और फ्रीक्वेंसी कितना है 3.14, फ्रीक्वेंसी लिया 50 और कैपेसिटेंस है 10⁻⁻⁵। अब देखिए जीरो हटा देंगे तो 1.414 into 21 into 6.28 into 5 into 10⁻²। अब देखिए यहाँ का एक जीरो, यहाँ का 2 जीरो, तो जाएगा 10⁻⁻3। अब ये आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, इसको आप मल्टीप्लाई ना 1 2 3 4 को, तो आपको कुछ 932 अप्रॉक्सीमेट में बता रहा हूँ, इतना कुछ आएगा into 10⁻⁻3। इसको लिख सकते हैं 0.932 एम्पियर, है कि नहीं? अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, वो आप कर सकते हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे तो 993 के क्लोज तो एक ही आंसर है ना, डी ऑप्शन। मैं बोलता हूँ अगर आजू बाजू थोड़ा, क्योंकि उन्होंने देखो वर्ड क्या लिखा नियरली, तो उन लोगों को एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, नियरली अप्रॉक्सीमेट। और देखिए सब आंसर दूर दूर है, 0.3 है, 0.5 है, 0.9 है, 1 पॉइंट, तो डेफिनेटली आपका जो भी आंसर आएगा वो एकदम क्लियर कट आपको मालूम पड़ेगा कि आपका कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन है डी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था एसी सर्किट का, बड़ा इजी क्वेश्चन था।
बेसिक आपको मैंने कंसेप्ट समझा दिया और फॉर्मूला जो पिक करंट का वो भी मैंने आपको समझाया कैसे सॉल्व किया जाता है और सबसे सब्स्टिट्यूट करके आपको आंसर आ जाता है। फिजिक्स नीट का काफी इजी होता है, ये आप बात याद रखिए। एक ही काम करेगा, प्रैक्टिस करते समय अलग अलग टॉपिक का न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेगा, अलग अलग चैप्टर्स का। और मैंने प्लेलिस्ट जो बनाया वो देख लीजिएगा, नीट का बनाया, सीटी का, मेंस का, इसको सिर्फ देख लीजिएगा। सीटी का और मेंस का सिर्फ आप देख लीजिएगा, आपको कंसेप्ट थोड़ा अच्छा लगेगा। हो सकता है आपको लगे कि थोड़ा हायर लेवल चलेगा, वो आपका एक बार कंसेप्ट अच्छा रहेगा ना तो आपको फिर नीट का जब आप सॉल्व करने जाएंगे ना एग्जाम में तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि नीट पेपर बहुत ईजी रहता है फिजिक्स। तो मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा, आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, मेरा वीडियो देख के अपना और कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए। और आज का मेरा जो आपने वीडियो देखा है कैसा लगा जरूर बताइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।